बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मोदी के खिलाफ नहीं है। देखिए, है ना, योगी के खिलाफ भी उतना नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ ज्यादा है। सपा में वो कोई ग्लू नहीं है कि जो इन सबको उस समय भी बांध के रखे। बीजेपी में ऐसे हर क्षेत्र में सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका कोई कैंडिडेट हो, जैसे मायावती के यहाँ भी होता था, तो वो लगे रहेंगे पार्टी के साथ। तो नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मीडिया स्वराज एक साथ। नमस्कार जी। हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी हैं, मीडिया स्वराज के एडिटर इन चीफ। और रामदत्त जी उत्तर प्रदेश के न जाने कितने चुनावों को बहुत करीब से देख चुके हैं और इस बार 2022 का जो चुनाव बेहद करीब है, इसमें जिस तरह के दाव पेच खेले जा रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। प्रधानमंत्री भी आज उत्तर प्रदेश में हैं। अखिलेश यादव की विजय यात्रा 8वें चरण में आज उनके अपने गृह जिले में है, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। मैनपुरी में, एटा में भी अखिलेश हैं। और इसके अलावा ढेर सारी राजनीतिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। दूसरे दल भी हैं मैदान में, कांग्रेस है, बसपा है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ। क्या होगा उत्तर प्रदेश का परिणाम? चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वापस आएगी 30 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, या फिर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करते हुए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हुए एक बार फिर से सत्ता में वापस आएंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव की सभाओं में बहुत भीड़ जुट रही है और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब उनके पक्ष में एक माहौल है। क्या ये माहौल वोटों में तब्दील होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी, जो मानी जाती है कि चुनाव लड़ने के मामले में उसे महारत हासिल है, वो अखिलेश यादव के इस तिलिस्म को तोड़ते हुए एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी? ढेर सारे सवाल हैं इस वक्त और इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे बारी बारी से अलग अलग बिंदुओं पर रामदत्त त्रिपाठी जी से। आपको मालूम है कि रामदत्त त्रिपाठी जी BBC लंदन के लिए भी काम कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रामाणिक रिपोर्टिंग के एक तरह से पर्याय माने जाते हैं। तो अभी जब पूरा माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी वाला है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, जो चुनाव के जो नतीजे हैं किसी भी तरफ पलट सकते हैं, क्या आप देखते हैं इस वक्त? नहीं, अभी बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि बड़ा कशमकश और असमंजस का दौर चल रहा है। और आप देखिए कि शायद ये पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में इस तरह से चुनाव लड़ रहा है जैसे कि वो उसको दोबारा यहाँ का मुख्यमंत्री बनना, मतलब योगी को पीछे करके। वो बात अलग है कि वो योगी बहुउपयोगी करते हैं, लेकिन इतने पहले से नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज भी देखिए वो प्रयागराज में है, इसके बाद फिर बनारस जाएंगे, जबकि अभी कई दिन बनारस थे। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अगर ये चुनाव नहीं जीतती है तो बीजेपी के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि ये फिर ये माना जाएगा कि दिल्ली की सत्ता ये काबिज नहीं रख पाएंगे। यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के लिए उतना बड़ा स्टेक नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव की उम्र है, अगर वो नहीं भी जीतते हैं इस बार तो उनके लिए आगे पड़ा हुआ, लेकिन मोदी के लिए ये बिल्कुल उनके अस्तित्व का एक तो चुनाव है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी, यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरे दिलो जान से लड़ती है। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भले ही वो हार गई, लेकिन वहाँ कितनी ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने कितने दौरे किए। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। तो ये नजारा तो नहीं। और यहाँ भी आप देखिए कि न केवल मोदी लगे हुए हैं, अमित शाह यहाँ पूरे लगे हुए हैं, बाकायदे यानी बूथ का प्रभार देख रहे हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री जो पहले थे। JP नड्डा लगे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजनाथ सिंह को उतारा है, हालांकि राजनाथ सिंह को बहुत पसंद नहीं करते थे ये लोग 4 साल। तो ये और बीजेपी का एक और है कि देखिए उनकी मल्टी लेयर है उनके साथ RSS के आनुषंगिक संगठन है, इतने ढेर सारे मतलब 70-72 उनके संगठन है, जिसमें शिक्षक से लेके सभी कुछ है। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि वो सत्ता में है और ये अब जो डिजिटलाइजेशन हुआ है बैंकिंग का या डिलीवरी सिस्टम का, तो उनको ये भी फायदा है कि जैसे उन्होंने अभी 1100 रुपए स्कूलों में प्राइमरी स्कूल में जो जूता मोजा वगैरह मिलता था वो तो सीधे ट्रांसफर हो रहा है।
किसानों के लिए सीधे पैसा ट्रांसफर हो रहा है और मकानों का पैसा इतना बड़ा ट्रांसफर हो रहा है, राशन इतना मुफ्त मिल रहा है। तो मोदी जी ने कोशिश ये किया है कि ये पूरा जो लोगों तक राहत पहुंचे, तो ये सत्ता में रहने का प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं है कि केवल राहत पहुंचा के केवल लोगों को बड़े बड़े हाईवे बना के जीत जाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए कि अयोध्या और मथुरा पे कितना जोर लगा रहे हैं। काशी, अब हेमा मालिनी ने कह दिया है कि नहीं, अयोध्या मथुरा के बाद, काशी के बाद मथुरा भी चाहिए। तो बीजेपी उसमें क्या कर रही है कि लोगों को आर्थिक लाभ देने के साथ साथ, देखिए, कोशिश कर रही है रिलीफ देने के साथ साथ धर्म को भी वो पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। तो यही तो और जबकि देखिए उनका प्रचार तंत्र इतना पावरफुल है और मल्टी लेयर है, जबकि एक तरफ तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इकोनॉमी चौपट है, नोटबंदी के बाद इकोनॉमी चौपट है, लोगों के रोजगार धंधे चौपट हैं, लेकिन उन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है रामदेव जी कि क्या इन प्रयासों से आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जो अखिलेश के पक्ष में समर्थन जो बात वही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है कि समहाउ ऐसा लग रहा है कि नीचे असंतोष का ज्वालामुखी धधक रहा है और शायद चुनाव की घोषणा होते ही वो फूटेगा, क्योंकि लोगों को ये पता भी है कि भाई नहीं, ये फूटेगा, लेकिन किसके पक्ष में फूटेगा? देखिए, ये फूटेगा, अगर असंतोष का ज्वालामुखी फूटेगा तो विपक्ष के पक्ष में फूटेगा, जाहिर है कि। और उसका फायदा आप देखिए कि अखिलेश यादव की तरफ उनका किस तरह के, मतलब जो ओम प्रकाश राजभर भी चले आ रहे हैं, जयंत चौधरी भी चले आ रहे हैं, केशव मौर्य भी चले आ रहे हैं, शिवपाल यादव भी मजबूर हुए कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं। आप देखिए, और अभी राम इकबाल सिंह बलिया से बीजेपी के एमएलए थे, एक्स एमएलए, वो आके शामिल हो गए। तो ये पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने गेंस को जो मंदिर के और प्लस जो डिलीवरी किया है उन्होंने आके उसको कंसोलिडेट करें, लेकिन इधर जो है जो शक्तियां खुश नहीं हैं। अच्छा, एक तो देखिए बड़ा कड़वा सच ये है कि दो जमातों को योगी जी ने बिल्कुल मार मार के कंसोलिडेट कर दिया है, यादव और मुस्लिम को तो मार मार के अखिलेश यादव के साथ कंसोलिडेट कर दिया है। तो जब दो सामाजिक शक्तियां नीचे कंसोलिडेट हो गई तो बाकी भी अब उनके साथ जुड़ गए, और इसी प्रोसेस में ये हो रहा है कि बीएसपी मार्जिनलाइज हो रही है और कांग्रेस उठ नहीं पा रही। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है अब कि बीएसपी अगर मार्जिनलाइज होती है तो उसका वोटर किधर जाएगा, और मुझे ये लगता है कि वो जो दलित वोटर ही निर्णायक होगा, जो मायावती से छोड़ेगा, वो कहाँ जाएगा? बीजेपी की तरफ उसका रुझान मुझे दिख रहा है। जो दलित वोटर मायावती के साथ नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, और इससे बीजेपी का खेल हो सकता है कि मतलब बीजेपी की स्थिति ठीक हो सकती है, हो सकता है, या वापसी हो सकती है, अंत में ये हो सकता है। क्योंकि देखिए अखिलेश की तरफ उभार है, सब कुछ है, लेकिन उतनी अभी स्ट्रेटजी के हिसाब से उतनी मैन पावर, उतना नेता, उतने अखिलेश जी की पार्टी में जैसे वो अकेले इस समय नेता है अपने आप में। बिल्कुल, हाँ। जो मुलायम सिंह यादव के टाइम पे डिफरेंट कम्युनिटीज के नेता होते थे, उनके पास गुर्जर नेता होते थे, कुर्मी नेता होते थे, ठाकुर नेता होते थे, ब्राह्मण नेता होते थे, पटेल भी होते थे। वो अभी अखिलेश यादव, निषाद देखिए उन्होंने फूलन देवी लिया, अभी अखिलेश यादव को वो करना बाकी है। लेकिन ये तो अभी कहा जा रहा है रामदेव जी की अभी अलग अलग सभी जातियों समूह के जो अलग अलग संगठन थे, आप देखिए राजभर समुदाय से इतने बड़े नेता माने जा रहे थे, ओम प्रकाश राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद छोड़ने के बाद मुखर हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनके साथ हैं, संजय चौहान उनके साथ हैं। तो जो अलग अलग जातियों में केशव देव मौर्य जो मौर्य समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो अखिलेश यादव की ये कोशिश तो दिखाई दे रही है कि अलग अलग समाज के लोगों को वो साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, बल्कि वो तो अंबेडकर और लोहिया को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। मुझे ध्यान आता है कि लखनऊ में संविधान दिवस के दिन एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें अखिलेश यादव आमंत्रित एक तरह से अतिथि थे, और तमाम जो उस तरह के अंबेडकरवादी संगठन हैं उस मंच पर थे। वो जो सांसद हैं, बहराइच से सांसद रही हैं, भाजपा में भी रही हैं, सावित्रीबाई फूले, वो उसकी ऑर्गेनाइजर थी, और वहाँ पे भी अखिलेश यादव का इस तरह से खुले दिल से अंबेडकरवादियों ने स्वागत किया। तो एक नज़रिया तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अंबेडकरवादी, लोहियावादी और तमाम तरह की जाति संगठन
वो अखिलेश यादव की तरफ झुकाव नहीं, रखते नहीं, हैं, लेकिन वो- क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ को मलिन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाजी मैं मार- ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजी मार ले जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो निर्णायक हो सकता है। और ये जो आप करें कि डिफरेंट दलों के हैं, तो कल मेरी बात हो रही थी एक उन्हीं के समाजवादी पार्टी के समर्थक है, तो उनका कहना था कि भाई हमारी पार्टी अपने अंदर से सारे, जैसे बीजेपी ने क्या कोशिश किया, देखिए बीजेपी ने बड़ी एक चतुर कोशिश किया, यादव को बाकी ओबीसी से लड़वाया, कुर्मियों से, मौर्य से, लोधियों से लड़वा के और उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाया, है ना। इसी तरह उन्होंने कोशिश किया कि दलितों में जाटों या चमार से बाकियों को लड़वा के आगे बढ़ाया, तो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर उनको स्पेस दिया। तो सपा के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बजाय अपने अंदर स्पेस देने के और उनको उभारने के आउटसोर्स कर रही है, और वो कह रहे हैं कि क्या भरोसा कि ये लोग जो इधर अभी आए हैं, वो चुनाव बाद अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि भाई बहुमत नहीं आता, बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट आ जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो उधर चले जाए, तो वो भी एक रिस्क है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रामदेव जी कि जो गठबंधन अखिलेश यादव ने किया है अलग अलग समाज के से जुड़े हुए दलों के साथ, उस गठबंधन के प्रति समाजवादी पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो एक शायद इस रूप में उसको देख रहे हैं कि बाद में अगर वो संदेह कर रहे हैं। इस संदेह की स्थिति में इसका लाभ कौन उठाएगा वक्त बताएगा, लेकिन ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है और चुनाव में ऐसी परिस्थिति बन जाया करती है, सायास अनायास कई बार वोटर कई तरह के नतीजे देते हैं। आप देखिए कई राज्यों में क्या हुआ ना, बिहार में देखिए, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में क्या हुआ कि बीजेपी को, मेघालय में मेरे ख्याल से बीजेपी को इनिशियली कोई बहुमत नहीं था, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और चला रहे। तो आप एक संभावना ये भी देख रहे हैं कि चुनाव के बाद ऐसा परिदृश्य पैदा हो सकता है उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश के साथ जाने वाले लोग एक बार फिर से सत्ता के लालच में या किसी और भाई आप देखिए चौधरी अजीत सिंह कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, कि वो बीजेपी के साथ नहीं गए, कि कांग्रेस के साथ नहीं गए, और खुद अखिलेश जी भी क्या है भाई कांग्रेस के साथ भी रहे और मायावती के साथ भी लड़े। ये तो देखिए सत्ता के समय आप बिहार में देख लीजिए ना, नीतीश वही नीतीश जो एकदम सेकुलरिज्म का वो करते थे, चंपारण में गांधी का वो उन्होंने बहुत बड़ा साल भर का उत्सव मनाया, और अचानक छोड़ के लालू और तेजस्वी का साथ हो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन एक सवाल तो उत्तर प्रदेश के लोग चर्चा कर रहे हैं और ये मतलब पॉलिटिकल सर्किल में भी ये बात की जा रही है कि लड़ाई दो तरफा है, दो तरफा लड़ाई का मतलब कोई दो राय अखिलेश यादव बनाम योगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि लड़ाई अखिलेश यादव ने बहुत ही अप्रत्याशित रूप से मतलब एक तरह से चौंकाया है सबको, जिस तरह की भीड़ आ रही है उनके पास वो ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई इस भीड़ को क्या आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? अभी गैप है 3 महीने का, 2 महीने का, पोलिंग बूथ तक आप सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि अभी डर एक ये है कि टिकट जब बटेगा, अभी क्या हो रहा है रैलियों में देखिए बिल्कुल कि एक क्षेत्र में अगर 10 कैंडिडेट आपके पार्टी में है, मान लीजिए कोई एक सीट उठा लीजिए, जो जितने भी उम्मीदवार हैं सबके समर्थक वहां जुट गए, सब अपने अपने समर्थक ला रहे हैं, रैली बिल्ला झंडा दिखा रहे हैं। जब आप टिकट बांट दोगे तो बाकी वो फिर जाने लगते हैं। सपा में वो कोई ग्लू नहीं है कि जो इन सबको उस समय भी बांध के रखे। बीजेपी में ऐसे हर क्षेत्र में सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका कोई कैंडिडेट हो, जैसे मायावती के यहाँ भी होता था, तो वो लगे रहेंगे पार्टी के साथ। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट का जब बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 50% जो अभी विधायक हैं उनको 50% लोगों को टिकट दोबारा नहीं मिलेगा। ये भी एक बड़ा खेल हो सकता है। ये लोग कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मोदी के खिलाफ नहीं है, देखिए है ना, योगी के खिलाफ भी उतना नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ ज्यादा है। क्योंकि हुआ क्या कि हालांकि उसके लिए दोष योगी जी को ही देते हैं कि साहब योगी जी ने चूंकि विधायकों को तवज्जो नहीं दिया, तो विधायक अपने क्षेत्र में अपने समर्थकों के, अपने मतदाताओं के, अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पाए, सार्वजनिक भी नहीं। तो विधायक सॉलिड नियंत्रण रहा पूरे जो 4 साढ़े 4 साल, अभी 4.5 साल हो गए हैं, तो 5 साल का जो शासन योगी जी का, उन्होंने पूरी तरह से कमान को अपने हाथ में रखा। इसकी वजह से कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए हैं, ये भी शिकायतें आती हैं। यही गलती जो मायावती ने की थी कि मायावती के टाइम पे कैबिनेट मंत्री उनका
उनका कैबिनेट मंत्री कहता था मेरे विभाग का सचिव मेरी बात नहीं सुन रहा है, कैबिनेट मंत्री के जिले में डीएम फोन उनका नहीं सुनता। वो स्थिति आज इस समय बीजेपी के लोगों का कहना है कि भाई हमारी कोई चलती ही नहीं सरकार में। तो वर्कर जो नाराज है, तो वर्कर नाराज है, उसका गुस्सा किस पे जाएगा? विधायक पे जाएगा। तो इसलिए बीजेपी में ये बात हो रही है, हाँ यही बात हो रही है कि वो टिकट काट देंगे, नए लोगों को ले आएंगे। और देखिए अखिलेश जी वाले जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप आज भी ये देखिए कि अखिलेश यादव मतलब जो बातें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसे मैनपुरी गए, या मान लीजिए अभी भी देखिए शिवपाल यादव के साथ उनका हुआ। शिवपाल यादव ने तो ये कहा कि हम विलय करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से आया गठबंधन करेंगे। तो अभी भी लग रहा है कि पार्टी के अंदर लेने में वापस हिचक है और अपने उनको निर्णायक स्थिति अभी नहीं दे रहे हैं। तो अभी अखिलेश यादव को बहुत सारी चीजें इंटरनल भी मैनेज करनी है। इसका असर होगा यादव वोटों पर? मतलब हो सकता है कहीं न कहीं उतने मन से फिर नहीं लगेंगे शिवपाल ना। जैसे ये माना जाता है कि भाई शिवपाल यादव की नाराजगी की वजह से ही पिछली बार कन्नौज में डिम्पल यादव हारी और उनका रामगोपाल यादव का भी बेटा हारा। तो ये कई सीटें उन्होंने गंवाई ना। तो अगर शिवपाल को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, भागीदारी, तो हो सकता है कि भाई उनके मन में कसक रहे और वो पूरी तरह से ना जुटे। ये तो भाई आप क्या जाने, क्योंकि अभी तो कम्युनिटी का दबाव था दोनों पर, शिवपाल पे भी और अखिलेश पे भी। तो इसकी वजह से इनको ये अनाउंस करना पड़ा। तो ये जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है भाजपा बनाम सपा, तो इस लड़ाई में तो आपने समझा कि रामदत्त जी के हिसाब से कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कमियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या ताकत है, समाजवादी पार्टी की क्या ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर किस तरह की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उसको दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन दोनों दलों के अलावा कांग्रेस पिछले कुछ समय से काफ़ी तेजी से उभार पे है। उसने एक नया महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट किया है कि 40% सीटें वो महिला टिकटार्थियों को देंगी प्रियंका गांधी, और वो अकेले इसको लीड कर रही हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव को कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी सिंगल हैंडेडली वो लीड कर रही हैं और अपने हिसाब से वो फैसले कर रही हैं, और इसकी वजह से कांग्रेसियों के बीच में थोड़ा सा उत्साह भी है। लेकिन क्या ये उत्साह कांग्रेसियों का किसी तरह का करिश्मा कांग्रेस के लिए बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे, रामदत्त जी से बात करेंगे कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और महिलाओं को साथ लेकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे के साथ आगे बढ़ रही है, उसका क्या होने वाला है कांग्रेस का, इस पर चर्चा करेंगे। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी पे भी चर्चा करेंगे। क्या ऐसा हुआ कि मायावती अभी तक घर से नहीं निकली, अब दिख रही हैं। तो इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। और लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और इन सारे सवालों पर आपको निष्कपट विश्लेषण मिलेगा। निष्कपट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निष्पक्ष के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, और इवन की सोशल मीडिया पर भी ऐसे चैनल आ गए हैं, भक्त चैनल आ गए हैं जो एक तरफा विश्लेषण दे रहे हैं। वो इनके भी भक्त हैं, वो उनके भी भक्त हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो दोनों ही तरफ की कमी उनकी खूबी की बात करता है और हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, हम निष्कपट विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी नोटिफिकेशन मिले। और दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मीडिया स्वराज और द इंडियन पोस्ट।